वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड्स के बारे में। एसबीआई कार्ड्स को आज चूज करने का अगेन स्पेसिफिक रीजन है। स्पेसिफिक रीजन जब भी होता है जनरली वो यही होता है जब उसमें हमें कुछ करने के लिए हो, क्योंकि इससे दोनों पर्पज सोल्व होते हैं कि सीखने के साथ में अगर आपको अपनी कन्विक्शन आती है, चाहे वो सेल करना है, बाय करना है, या फिर आपने लर्निंग के बेस पर पेपर ट्रेडिंग करनी है, एक्चुअल ट्रेडिंग करनी है अपने ड्यू डिलिजेंस के साथ में, तो यहाँ उसका कुछ हमें फायदा भी मिल सके। तो यहाँ पर जब मैं ये सब बातें कर रहा हूँ तो अगेन आई विल रिपीट हियर कि जो भी ट्रेड करेंगे वो आप अपने हिसाब से करेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर सारी चीजों को सीखेंगे जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड बिजनेस एनालिसिस तीनों चीजें कवर होती हैं। तो सबसे पहले इसकी बिजनेस एनालिसिस की जहां तक बात करते हैं, एक बार ये देखते हैं कि इंडिया में आज की डेट में कितने परसेंट लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। एसबीआई कार्ड्स एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है और इसके जो ओनर हैं वो एसबीआई बैंक है। यहां पर अगर हम बात करने लगे सो अभी तक इसने मुझे सारे नंबर्स दिखाए हुए थे, लेकिन नाउ इट इज आस्किंग फॉर सम पेमेंट्स। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यस, इसने इस तरीके से दिखा दिया और दिखाने के बाद में हमें यहाँ पर नजर आ जाता है कि एक बार हम वापस से बैक करके वापस से चले जाते हैं तो शायद दिखा देगा 20 मिलियन यहाँ पर अकाउंट्स थे, सॉरी क्रेडिट कार्ड्स थे, जो आज की डेट में इंक्रीज होते होते 60 मिलियन हो गए हैं। तो ये 2013 से लेकर 2021 तक की हिस्ट्री है। मैं आपको वापस से बैक करके फॉरवर्ड करके दिखा देता हूं। सो 20 मिलियन से 60 मिलियन तक हो गए हैं। तो 60 मिलियन का यहाँ पर मीनिंग क्या है? 60 मिलियन हम सबको पता है दिस इज 6 करोड़। तो 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से 6 करोड़ के आसपास हो गए हैं इन जस्ट ए पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईयर्स में। और ये 9 ईयर्स नहीं काउंट होंगे, बेसिकली सिर्फ 8 ईयर्स काउंट होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट वाली फिगर है वो ओपनिंग बैलेंस हो जाती है। सो 8 ईयर्स में ये 3 टाइम्स हो गया है नंबर। यानी कि इस बिजनेस का जो स्कोप है वो नंबर ऑफ कस्टमर्स के हिसाब से अगले 8 साल में अगर ये सेम स्पीड से यहां से बढ़ता रहता है तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स नजर आता है। 3 टाइम्स 8 ईयर्स में कस्टमर बेस का बढ़ना अपने आप में एक बहुत सॉलिड नंबर होता है। नाउ पॉइंट ये आता है कि विवेक भाई, क्या हमें लगता है कि ये 6 करोड़ से नंबर बढ़कर फर्दर 18 करोड़ तक पहुंच जाएगा? क्या ये इतना आसान है? तो इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो उसका इंडिया को आने वाले 20 ईयर्स में सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और उसमें दूसरा जो रीजन है उस बेनिफिट को होने का कि आज की डेट में सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं और अगर कोई नहीं भी पढ़ रहा है तो उसके पास एम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो यूएस कल्चर है वो इंडिया में आ रहा है। तो यहाँ पर आज की डेट में रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग आते हैं और वहां पर काम करने में शर्म नहीं करते और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। यहाँ पर अगर हम यूएस में नंबर देखें कि कितने परसेंट लोग वहां पर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो परसेंटेज निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन यूएस इज 1103 मिलियन। 1103 मिलियन का मतलब है 110 करोड़। और वहां की पॉपुलेशन कितनी है? अमेरिका की पॉपुलेशन 35 करोड़ के आसपास है। इसमें जो अडल्ट्स हैं वो भी हैं और जो किड्स हैं यानी कि 18 ईयर्स से कम के बच्चे हैं वो भी हैं। यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 3 टाइम्स नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हैं। अब आप समझ कर देखो कि अगर ये सेम सिचुएशन इंडिया में, मैं कहता हूं नेक्स्ट 20 ईयर्स में भी आती है, 25 ईयर्स में भी आती है, मैं कहता हूं 30 ईयर्स में भी आती है, और 140 करोड़ पॉपुलेशन जो तब तक 150 तो हो ही जाएगी, 150 करोड़ पॉपुलेशन का 3 टाइम्स यानी कि 450 करोड़ के आसपास अगर क्रेडिट कार्ड होते हैं, और अभी ये नंबर कितना है? जस्ट 6। सो 450 करोड़ की हम बात कर रहे हैं और उसको डिवाइड करें 6 से, तो यहां पर स्कोप कितना है? यहां पर ये 60 हो गया है, इसको 6 करते हैं तो ये स्कोप हमारे पास है 75 टाइम्स का। यानी कि इस बिजनेस का जो बेसिकली स्कोप है इंडिया में वो नंबर ऑफ कस्टमर्स के हिसाब से बहुत बड़ा है। सेकंड, एक और यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो रेवेन्यू को यहां पर 75 टाइम्स के बदले हो सकता है 750 टाइम्स ले जाए नेक्स्ट 25-30 ईयर्स में। वो कैसे? कि आज की डेट में जो यूसेज है, जो क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स है, जो इंडिया की अर्निंग है और जो पर कैपिटा इनकम है, दैट इज ओनली $2000। नेक्स्ट 30 ईयर्स में ये बहुत ज्यादा पहुंच जाएगी। ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर काउंट करने लगे, जो अर्निंग पर शेयर की मींस पर कैपिटा इनकम की जो बात करते हैं, उसमें अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट ले लें 6%, 8%, और यहाँ पर साथ में हम काउंट कर लें इन्फ्लेशन रेट को 4% के हिसाब से, तो टोटल 12% तो आएगा ही। और 12% को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 30 इयर्स की CAGR लेते हैं और ये सेम स्टोरी यहाँ पर बनी रहती है, तो ये क्या निकल कर आएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.12 और इसकी पावर 30, तो ये हमारी $60,000 पहुंचती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी कि ये कितने टाइम्स हो गया, ये ऑलमोस्ट 2000 60,000, सो 60,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये 30 टाइम्स हो गया है, यानी कि 30 टाइम्स ये हो जाता है। और ऑलमोस्ट हमने देखा था एक बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स में है। तो जो इमेंस ग्रोथ है यहाँ पर, यानी कि हमें ग्रोथ के बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये वो कंपनी है जिसका बिजनेस ग्रोथ अगले 10, 15, 20, 30, 40 अभी तब तक होता रहेगा जब तक इंडिया एक फुल डेवलप्ड कंट्री नहीं बन जाती, और उसमें टाइम लगने वाला है। यानी कि जो हमारे ट्रेडिंग करियर के नेक्स्ट 10, 15, 20, 30, 40 इयर्स हैं, उसमें ये लगातार यहां पर बढ़ती रहेगी बिजनेस वाइज। और फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल्स आर ग्रेट ऑफ दिस कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 11.6% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 23%। जब भी हम एनबीएफसी की बात करते हैं तो उस टाइम पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को नहीं देखते, वहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हैं, विच इज ग्रेट। और यहाँ पर प्रमोटर्स के पास कितनी है, 69.6% हिस्सेदारी है। अगर हम प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग में एक बार डिटेल में चले जाएं तो 69.20% ये एसबीआई के पास है, बची एसबीआई लाइफ है, एसबीआई जनरल के पास कुछ भी नहीं है, तो एसबीआई के पास है। उसके बाद एफआईआई के पास 9.53 है, डीआईआई के पास यहां पर 12.41 है, और जनरल पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ बेसिकली 8% थी, लेकिन 8% में से भी 3% यहां सीए रोवर होल्डिंग्स के पास है। तो बेसिकली रिटेल पब्लिक के पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सेदारी है। और 5% हिस्सेदारी रिटेल पब्लिक के पास होना, बाकी सारा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होना, इस बात को अपने आप से दिखाता है कि कंपनी में दम है। और हम इसकी अगर बैलेंस शीट की भी बात करने लगे तो बैलेंस शीट में जो अपना फंड है वो माइनस में था, उसके बाद प्लस में आया और लगातार ग्रो होते होते 680 करोड़ के आसपास हो गया। और यहां तक अगर बोरोइंग की बात है तो कंपनी का बिजनेस है ये फाइनेंस देना और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना। तो यहां पर बोरोइंग का होना एक एनबीएफसी कंपनी की तरह से की हिसाब से एक्सेप्शन है, उसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस है। पीएनएल स्टेटमेंट की बात करने लगे तो 1000 करोड़, 1400, 1800, 2300, 33, 51, 70, 9200, 9300, 10,000, नॉट इवन अ सिंगल ईयर हैज गॉन जब इनकी रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुई हो। सेम तरीके से यहां पर एक भी साल ऐसा नहीं है पेंडेमिक वाले साल को छोड़कर जब इनका यहां नेट प्रॉफिट इंक्रीज ना हुआ हो। अभी जो लेटेस्ट ईयर के रिजल्ट्स आए हैं दैट इज शोइंग द हाईएस्ट एवर नंबर्स। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी अगर हम देखने लगे तो 581 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज द हाईएस्ट एवर, एंड 2850 करोड़ की यहां पर रेवेन्यू है विच इज द सेकंड हाईएस्ट। लास्ट क्वार्टर में इससे ज्यादा था, और लास्ट क्वार्टर में जनरली आप देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर में ज्यादा शॉपिंग होती है, यहां पर भी ज्यादा था और उसके बाद में मार्च में कम हो गया था क्योंकि दिसंबर क्वार्टर यहां पर दिवाली का सीजन होता है। और दिवाली के सीजन के साथ में नॉर्थ इंडिया में जो मैरिज होती हैं, शादियां होती हैं, वो भी सबसे ज्यादा दिसंबर क्वार्टर में होती हैं। तो यहां पर क्रेडिट कार्ड का यूज ज्यादा होता है। तो ये एक सिक्लिकल बिजनेस है, छोटा सा मींस सीजनल बिजनेस है, सिक्लिकल नहीं है, सीजनल बिजनेस है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये हाईएस्ट एवर ही है क्योंकि लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर से इसने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी और रेवेन्यू में भी। तो सारी चीजें अमेजिंग हैं, मजेदार हैं। ये किसके कॉम्पिटिटर हैं? बजाज फाइनेंस इनके कॉम्पिटिटर हैं बेसिकली, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मींस कंज्यूमर फाइनेंस के लिए जनरली यूज होता है यहाँ पर, और बजाज फाइनेंस भी सेम बिजनेस में है। ऑल आर ग्रोइंग वेल। अब हम इसके बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की, कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न में ऐसा क्या है। सबसे पहले एक बार वैल्यूएशन और देख लेते हैं। स्टॉक पी इज 49.6, 49.6 थोड़ा सा हायर साइड पर है
लेकिन जिस तरीके से यहां पर कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ है नेक्स्ट आने वाले 3 डेकेड्स तक, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रीमियम मेंटेन कर सकती है यहां पर। और टेक्निकल चार्ट पैटर्न में मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिस वीडियो आई वांटेड टू मेक टुडे इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, जब मैंने सीडीएसएल की वीडियो डाली थी, लेकिन दो में से किसी एक को चूज करना था तो मैंने उसको बनाया। अदरवाइज यहां पर फिलहाल इसने एक बहुत ही अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न बनाया था छोटा सा, और उस कप विद हैंडल पैटर्न का जो यहां पर इंपैक्ट था वो मैं आपको दिखाता हूं कि एक टेक्निकल टारगेट और ये क्विक गेन वाली बात थी कि यहां से इसको मार्क किया और मार्क करके इसको ऊपर होल्ड करके ड्रैग किया और ये इसका टेक्निकल टारगेट आ गया। सो टेक्निकल टारगेट वाज कमिंग 928 एंड यस्टरडे इट वाज क्लोज्ड एट 815। नाउ आज ये फिर से बढ़ गया 4% के आसपास और अच्छा खासा ऊपर गया है। और अभी ये कहां तक जा सकता है, पॉइंट ये है। तो इस तरह की कंपनीज अक्सर लाइफ टाइम हाई तक ऐसे ही चली जाती हैं बिना किसी झिझक के, कंसिस्टेंटली ऊपर चलती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये नीचे आने का रीजन क्या था? नीचे आने इसने कब से आना स्टार्ट किया? इसने नीचे आना शुरू किया अक्टूबर मंथ से, और अक्टूबर मंथ में हम सबको अगर याद होगा सो निफ्टी ने जो लाइफ टाइम हाई बनाया था वो अक्टूबर में ही बनाया था, और उसके बाद से कंसिस्टेंटली निफ्टी ने नीचे आना शुरू कर दिया था। तो इस तरह के शेयर्स ही निफ्टी के साथ नीचे आए हैं। और अभी क्योंकि निफ्टी बॉटम बनाते हुए नजर आ रही है, मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाई थी अगर आपको याद हो। और वीडियो क्या थी, आपको एक छोटा सा मैं आपको इसमें एक हिंट दे देता हूं जिससे आप उस वीडियो को रेफर भी कर सको अपनी लर्निंग के लिए। निफ्टी 21,000, विवेक सिंघल सर्च डालने की जरूरत नहीं है, शायद ऐसे ही आ जाएगा। सो निफ्टी टारगेट 21,000, ये मैंने बनाई थी ऑलमोस्ट 1 मंथ बैक। आप एक बार सर्च करके देखना कि इसमें क्या क्या चीजें मैंने डिस्कस की थी। तो यहां निफ्टी बॉटम आउट होती नजर आती है, तो इसी तरीके से यहां पर एसबीआई कार्ड भी साफ साफ नजर आता है कि यहां पर बॉटम आउट हो गया है। और जब नीचे आकर इस तरह के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बनने लगे, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में भी स्पेशली या तो कप विद हैंडल पैटर्न या फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने लगे, तो यहां लाइफ टाइम हाई तक जाना उसका ऑलमोस्ट तय होता है। यहां पर फर्दर क्या हो सकता है, मैं आपको मिरर इमेज कैसे देखते हैं कि हाफ लेफ्ट बन जाए तो बचा हुआ राइट कैसे देखते हैं, वो आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। जिस दिन ये आइडिया लगाना आ गया उस दिन ना तो मार्केट पे डर लगेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स एंड बिजनेस एनालिसिस पहले से कर चुके होंगे। सो दिस इज द लेफ्ट शोल्डर नाउ, एंड ये पूरा हेड बन रहा है, और हेड बनते बनते ये इस तरीके से यहां पर जा सकता है। टॉप पर पहुंचने के बाद में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, राइट शोल्डर बनेगा, और उसके बाद में ये यहां से फर्दर ऊपर जा सकता है। और अगर ये इस तरीके से बनता है, जिसकी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 100%, कहना थोड़ा सा गलत होता है तो 99.99% कह देते हैं इस चीज को। तो इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है यहां पर, वो टेक्निकल टारगेट काफी ऊपर निकल कर आता है, एंड दैट इज 1600। और 1600 अगर ये टेक्निकल टारगेट है और करंट प्राइस से इसको हम चेक करने लगे, तो यहां से पोटेंशियल गेन कितना है, दिस इज ऑलमोस्ट 100% पोटेंशियल गेन, 96% का यहां पर पोटेंशियल गेन है। तो 96% का पोटेंशियल गेन अगर एसबीआई कार्ड में इस तरीके से नजर आता है, तो यहां करना क्या है, आपने अपनी समझ के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से, अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेना है। मेरे कहने से इन सब चीजों को सीखना है कि जहां पर फंडामेंटल, बिजनेस और टेक्निकल तीनों एक ही टोन में बात कर रहे हो, वहां पर विनिंग की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट कंफर्म्ड होती है, और यहां ऐसा ही कुछ है। तो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे कर रहा है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।